सो दिस टॉपिक डेप्रिसिएशन ये सेकंड बेस्ट टॉपिक में आता है जो क्लास 11 के टॉपिक्स होते हैं. लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज वन ऑफ देम. डेप्रिसिएशन इज बेसिकली द नेक्स्ट सेकंड है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, राइट. सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? ये चीज हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की थी जब हम चैप्टर 2-3 इनमें थे. तो हमने डेप्रिसिएशन को डिफाइन किया था. दैट इज डेप्रिसिएशन इज बेसिकली डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट. और थोड़ा स्ट्रिक्टली गए तो परमानेंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट. यानी कि जैसे जैसे आप चीजें इस्तेमाल करते हो, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड एसेट. जब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो फिक्स्ड एसेट जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाते हो उसकी वैल्यू कम होगी. जो डेप्रिसिएशन डिक्रीज आती है या परमानेंट या ग्रेजुअल डिक्रीज है, दैट इज ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स इन अ सेंस लाइक वेयर एंड टियर. जो नॉर्मल यूजेस हैं उसकी वजह से हमारा डिक्रीज आता है, या फिर लैप्स ऑफ टाइम. अगर आप नई मशीन ला के रख दो या नया फर्नीचर ला के रख दो या नया कोई भी फिक्स्ड एसेट ला के रख दो और उसे यूज ना करो साल भर, तब भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. ठीक है. तो दूसरा हो गया लैप्स ऑफ टाइम और एफ्लक्स ऑफ टाइम. तीसरा हो गया ऑब्सोलेंसेस. दैट इज बेसिकली टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंसेस, स्पेशली इन रिलेशन टू आइटम्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए. तो भाई नया वर्जन आते ही ये डेप्रिशिएट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, 60% डिक्रीज हो जाते हैं, राइट. नेक्स्ट इज लाइक एक्सीडेंट्स. दैट इज इन केस योर फिक्स्ड एसेट इज मेट विद सम एक्सीडेंट, तो उसकी वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है. सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएट करने की वजह है. ग्रेजुअली कहीं ना कहीं इन चीजों पे इफेक्ट आता है. और हर आइटम का, हर फिक्स्ड एसेट का अपना तरीका है डेप्रिशिएट होने का. कोई स्टैटिक तरीका नहीं हो सकता कि अगर मशीनरी एक तरीके से डेप्रिशिएट हो रही है तो फर्नीचर भी सेम तरीके से होगा. पर हमें इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना है कि वो डेप्रिसिएशन हम हर एसेट का किस तरह सोचें. ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमें नॉर्मली दे देते हैं वो जो भी डेप्रिसिएशन के बैरोमीटर्स हैं वो हमारे को दे देते हैं. सो डेप्रिसिएशन के वर्ड के बारे में हम दो चीजें जाने वापस से. ये हमने पहले भी जानी थी और आज भी जानना चाह रहे हैं कि दैट्स कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट. पहला कि आप एसेट इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी यूज का प्राइस है बेसिकली डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन इज having a characteristic or it can be classified under a head word. एक्सपेंस के नीचे क्लासिफाई कर सकते हैं. और जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है उस एक्सपेंस के साथ वो ये है कि इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस. नॉन कैश एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? दैट इज इसके पीछे उस साल कोई पैसा नहीं जा रहा होता. लाइक आपने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है, वो उस साल 1 लाख रुपया गया, पर आप इस खर्च को ग्रेजुअली अगले 10 साल में सपोज स्प्रेड करते हो और से हम इक्वल कर रहे हैं, तो 10-10 हजार हर साल आप माइनस करोगे अपनी प्रॉफिट by the name of depreciation. But you are not paying anything in those 10 years for depreciation, क्योंकि वैसे तो वो तुम्हारा खर्च है ना, सैलरी एक्सपेंस है तो पैसा जाता है. पर आप डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट से माइनस भी करोगे एज ए एक्सपेंस, बट आपका कोई रियल कैश आउटफ्लो नहीं होता. इसीलिए हम इसे नॉन कैश एक्सपेंस भी कहते हैं. ठीक है. सो डेप्रिसिएशन के फंडे में पहली चीज इट्स कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट और दूसरा इट्स अ रिप्लेसमेंट फंड. दूसरा क्या है? दिस इज ऑल्सो अ रिप्लेसमेंट फंड. अब इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया कि 1 लाख का सपोज कोई एसेट है जो आज हमने खरीदा और जो उसका इंजीनियर है वो कहता है ये भाई तेरा 10 साल तक चलेगा. ठीक है. तो हमने क्या किया, 10-10 हजार रुपए करके हर साल उसको खर्चे में डाल दिया, यानी कि एक्सपेंस में ले लिया. तो आप जो 10,000 हर साल खर्चे में डालते हो तो आपका कोई रियल कैश तो जा नहीं रहा, पर प्रॉफिट से माइनस हो रहा है. तो एक्चुअली आप 10,000 का सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि कैश तो गया नहीं ना आपका, पर आपने फिर भी प्रॉफिट से माइनस किया हुआ है. तो 10 साल बाद आपके पास वापस 1 लाख का प्रॉफिट होगा जो आपने अलग कर रखा है टू रिप्लेस द ओल्ड वन. क्योंकि अगर इंजीनियर कहता है कि 1 लाख रुपए की मशीन 10 साल चलेगी, तो 10 साल बाद आप बिजनेस थोड़ी रोक दोगे. बिजनेस तो फिर भी करोगे, मशीन तो चाहिएगी वापस.
तो वो मशीन का जो रिप्लेसमेंट का पैसा है वो कहां से आएगा? सो दैट्स व्हाई दैट्स कॉल्ड रिप्लेसमेंट फंड आल्सो। ठीक है, कि एक तरीके से जो आप हर साल डेप्रिसिएशन प्रॉफिट से माइनस करते हो, जिसके पीछे कोई कैश नहीं जा रहा है, तो वो काइंड ऑफ एक रिजर्व क्रिएट होता जा रहा है आपका प्रॉफिट। ठीक है, सो ये दो थियरीज है रिप्लेसमेंट फंड की और कॉस्ट ऑफ यूजिंग एसेट। इसी के बेसिस पे आपकी जर्नल एंट्रीज होती है। जो रिकॉर्डिंग मेथड्स हैं वो दो मेथड्स हैं, एंड जो पहला मेथड है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं हम, रिकॉर्डिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। सो इसी के बेसिस पे हमारी यहाँ बाइफर्केशन है रिकॉर्डिंग मेथड्स की। तो रिकॉर्डिंग मेथड्स में सबसे पहली एंट्री जो पहले मेथड के अंदर आ रही है, दैट इज थ्रू कॉस्ट ऑफ यूजिंग द एसेट। वो एंट्री हम देख चुके हैं कि हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करते हैं और दूसरी तरफ हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट डिक्रीज करते हैं। ये हमारा चैप्टर 8 की एंट्री, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट एंट्री तो कोई नई नहीं है ना हमारे लिए। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, फिक्स्ड एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। तो ये एंट्री एक होगी। और दूसरी एंट्री जो है कि पूरे ईयर में जो भी एक्सपेंस होते हैं अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ये लास्ट एंट्री होती है ईयर एंड पे। ठीक है, दिस एंट्री इज बीइंग डन एट द एंड ऑफ द ईयर when you are drawing the profit and loss account। इससे पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दो बार आ चुके हैं हमारे पास जब हम जर्नल में थे। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक स्टेटमेंट है, लेजर है बेसिकली, जिसमें हम एक तरफ सारे एक्सपेंस डेबिट पे डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और क्रेडिट में सारी प्रॉफिट्स डालते हैं, फिर कंपेयर करके हम प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे होते हैं। इसलिए साल भर के जितने खर्चे हैं वो वहां जाके डेबिट होंगे, यानी कि जितने एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इसीलिए हमने डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जेनरिक एंट्री आप जानते हो कि ये तो एंट्री आप करते आए, और ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है। ये जो दूसरा है दैट इज रिप्लेसमेंट फंड, ये स्कूल स्पेसिफिक है कि अगर स्कूल में होता है तो आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना अभी नहीं करवा रहा मैं इसे। ये वाली जर्नल एंट्री में थोड़ा टाइम के बाद करवाऊंगा, व्हेन आई एम इनटू ये वाला काम हो जाएगा। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द कॉन्सेप्ट्स, जब कॉन्सेप्ट्स लिखोगे ये वाले, तो इधर जगह स्पेस छोड़ देना। अभी हमने नॉर्मल फंडे से काम किया है, दैट इज हम कॉस्ट ऑफ यूजिंग एसेट के थ्रू चल रहे हैं। ठीक है, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरे तरीके मेथड्स पे आऊंगा। तो अभी हमने देखे रिकॉर्डिंग मेथड्स, मतलब जर्नल एंट्री क्या पास करोगे। अब जर्नल एंट्री में वैल्यू भी तो डालनी पड़ेगी, तो वैल्यू कैसे डालोगे उसे हम कह रहे हैं एस्टिमेशन मेथड्स। सो दैट्स एस्टिमेशन मेथड्स पे आ रहे हैं हम। बेसिकली दो एस्टिमेशन मेथड्स हैं हमारे पास, जिसमें जो सबसे पहला है दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, पहला क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसके बेसिक तीन डिफरेंट नाम है। पहला है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा इक्वल और फिक्स इंस्टॉलमेंट। क्या मतलब होता है इनका? कि जो डेप्रिसिएशन है वो सेम रहेगा हर साल, जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और आखिरी वाला भी वही कहता है कि डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, कि एक फिक्स्ड अमाउंट पे हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, यानी कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है दैट रिमेन यूनिफॉर्म एवरी ईयर। इक्वल और फिक्स जो बीच में लगा वो यही बताता है कि जो हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हमारा फिक्स्ड रहना। तो हाउ टू डिटरमाइन दिस? सो एनुअल डेप्रिसिएशन अगर हमारे को फाइंड आउट करनी है कि हाउ मच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, ठीक है, we want to find out what should be the annual depreciation, एक साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, that is equal to original cost
ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड आया क्या, ओरिजिनल कॉस्ट। क्या होता है ओरिजिनल कॉस्ट? ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब होता है द अमाउंट पेड फॉर द परचेज ऑफ द एसेट प्लस ऑल द अमाउंट टिल इट बिकम्स फंक्शनल। जैसे जर्नल में है ना कि जो एंट्री पास करनी है उसमें ट्रांसपोर्ट का पैसा, इंश्योरेंस का पैसा सब मशीनरी अकाउंट या फिक्स्ड एसेट अकाउंट में डेबिट होता है। तो सिमिलरली यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट का क्या मतलब है कि जितना भी पैसा आपने, जब तक कि आपका फिक्स्ड एसेट फंक्शनल नहीं हो गया, तब तक जितना पैसा भी आपने दिया वो सारा का सारा पैसा ओरिजिनल कॉस्ट कहलाता है। मतलब परचेज प्राइस प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस इंस्टॉलेशन ब्रोकरेज कुछ भी लगाओ, वो सारा जोड़ के जो आता है उसे हम ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। माइनस स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू, इसका क्या मतलब होता है? स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू का मतलब है, तो स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू का मतलब है कि जो आपका इंजीनियर होता है एसेट का, मशीन हो या जो भी हो, वो एक एस्टिमेट दे सकता है आपको कि 10 साल तक मशीन चलेगी, 15 तक चलेगी, एंड उसके बाद वो स्क्रैप में कितना सेलेबल हो सकता है। सो दैट इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट, एक अप्रॉक्स है वो कितने पे जाएगा, तो उसे हम बेसिकली कहते हैं अप्रोक्सीमेट स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू। उसे ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस करना है अपॉन लाइफ ऑफ एसेट इन इयर्स, कि कितने साल एसेट चलेगा ये भी आपको अपना इंजीनियर बताता है, या जो भी वैल्यूअर है वो बताता है कि इसकी लाइफ कितनी है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का ये तरीका होगा। और दूसरा है जो फॉर्मूला हमारे को डायरेक्टली दिया हो सकता है, दैट कुड बी ओरिजिनल कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि इन परसेंटेज फॉर्म आपको ऑलरेडी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है, कि वो कह रहे हैं कि 10% हमारा डेप्रिसिएशन का रेट है, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी उस पे लगाना है आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ में आ रही बात? मतलब जो परसेंटेज है वो डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे उसको। तो ये कहानी समझ में आ गई आपको कि हमारे पास दो तरीके हैं डेप्रिसिएशन निकालने के, या तो ओरिजिनल कॉस्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ, उससे आप साल की डेप्रिसिएशन लगाओ, या तो क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा है आपको, उसको सीधा ओरिजिनल कॉस्ट पे अप्लाई करो। ये जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये अगर बाय चांस 1 मार्कर क्वेश्चन में निकालने को आता है तो आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे ये समझो। दिस हैज नथिंग टू डू विद दिस सिनेरियो। सबसे पहले हम निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, एंड दिस वुड बी डिटरमाइंड थ्रू दिस फॉर्मूला ओनली। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये 1 मार्कर के लिए बता रहा हूं, इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है अभी। ठीक है, हमें क्वेश्चन में या तो ये चीज दी रहती है या ये वाला दिया हुआ रहता है, हमारा परसेंटेज गिवन होता है। ये मैं स्पेशली 1 मार्कर के लिए बता रहा हूं तुम्हें कि 1 मार्कर में हो सकता है वो तुम्हें सारी डिटेल दे के पूछे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ। सो थ्रू दिस फॉर्मूला you will find out the annual depreciation and then divide again by the original cost into 100 to determine the rate of depreciation. You won't have to do this in the full question in normal circumstances. इसका स्क्रीनशॉट